इवनिंग क्लास। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे थे ना, हिंदू लॉ शुरू करा। हिंदू लॉ टीपे चलाते हैं, 4-5 दिन में से खत्म करते हैं, और फिर मुस्लिम चला देंगे। और उसके बाद कुछ पॉलिटी पार्ट भी करना था कॉन्स्टी का, वो भी करेंगे उसके साथ, है ना। आज हिंदू लॉ से शुरू करते हैं। शुक्र है। देखो, हिंदू मैरिज एक्ट में हमें जो पढ़ने हैं वो 4 एक्ट पढ़ने हैं। सॉरी, हिंदू लॉज में हमें जो एक्ट पढ़ने हैं वो 4 लॉ पढ़ने हैं। हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ना है, हिंदू सक्सेशन पढ़ना है, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप पढ़ना है, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस पढ़ना है ना। तो एक दिन एक काम करते हैं, हिंदू मैरिज और माइनॉरिटी गार्जियनशिप को एक दिन कर देते हैं, सक्सेशन और मेंटेनेंस को एक दिन कर देते हैं, ठीक है ना। 2 दिन में खत्म हो जाएगा हिंदू लॉ। और बाकी अगर देखते हैं कि 2 के 3 दिन लग जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है। एक दिन मेंटेनेंस कर लेंगे, एक दिन मैरिज कर लेंगे, एक दिन में बाकी दोनों एक्ट खत्म कर लेंगे। दूसरी बात रही, हिंदू मैरिज एक्ट में कई केस लॉ भी पूछता है, ठीक है। तो आपको जो भी इसके लैंडमार्क केस, बाकी हर सब्जेक्ट के भी लैंडमार्क केस और रिसेंट जजमेंट है इस पर, दोनों ही एक पीडीएफ में ना प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो वो आप एक आध दिन पहले देख लीजिएगा, वो वहां से कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, आज हम हिंदू मैरिज एक्ट कर लेते हैं। देखो, एक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हिंदू मैरिज एक्ट में है कि ये कोडिफाई किस कमेटी ने किया, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लेता है कहीं पर, खासकर यूपी यूके ऐसे स्टेट में क्वेश्चन बनता है कि हिंदू मैरिज एक्ट या ये जो हिंदू मैरिज एक्ट था ये किसने किया। तो एक राव कमेटी थी, राव कमेटी ने इसको कोडिफाई किया है, ठीक है ना। RAU है ये राव कमेटी। और इसका कभी कभी ना इसके चेयरमैन का, राव कमेटी के चेयरमैन का नाम पूछ लेता है। अगर पूछे किस कमेटी ने किया तो ठीक है, आपने बता दिया कि राव कमेटी ने किया, है ना। नाम पूछते थे, उनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। बेनेगल नरसिंह राव, ये कभी कभी पूछ देता है, इसलिए इसको आप ना कहीं पर लिख लीजिएगा, डायरेक्ट में ही काम आएगा आपके, है ना। चलो, अब देखते हैं इसमें क्या क्या रहा है। सेक्शन 1 इज नॉट इम्पोर्टेंट, 2 से देखते हैं। सेक्शन 2 क्या है, इसमें बताता है, सेक्शन 2 बताता है कि हिंदू कौन है। सेक्शन 2 डेफिनेशन देता है हिंदू की। किसकी डेफिनेशन देता है कि हिंदू कौन है। बट एक बात आप बहुत अच्छे समझ लो कि इसमें जो 2 में डेफिनेशन हिंदू की है ना, वो रिलीजियस पर्पज से नहीं है,
रिलीजियस पर्पज से नहीं है। किसके पर्पज से है? एक्ट के पर्पज से है। किस पर ये एक्ट अप्लाई होगा, किसे हम हिंदू मानेंगे, कौन इसे गवर्न होगा, वो माना जाएगा। रिलीजियसली कौन हिंदू है नहीं है डजेंट मैटर हमारे लिए, है ना। अब इसमें तो देखो जैसे सिख भी आता है, मगर सिख को अगर आप देखोगे अलग, वो अलग रिलीजन है, वो इसमें नहीं आता है। जैन अलग है और वो इसमें आता है, सिख भी आता है, जैन भी आता है, सब हिंदू में काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो एक बात देखना, रिलीजियस पर्पज से हिंदू को यहाँ पे डिफाइन करने की कोई कोशिश नहीं है। यहाँ पर जो कोशिश है वो ये है कि लीगल पर्पज से कौन इसमें हिंदू में फॉल करता है उसकी डेफिनेशन दे रहा है। और ये इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, सेक्शन 2। यहाँ से एक क्वेश्चन बना देता है वो कि कौन हिंदू है कौन नहीं है ना। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है दिस एक्ट अप्लाइज टू एनी पर्सन हु इज हिंदू बाय रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट। किसी भी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट में आप अगर हिंदू हैं तो आप हिंदू माने जाएंगे, है ना। इंक्लूडिंग एन वैराशैव, अ लिंगायत और अ फॉलोअर ब्रह्मो प्रार्थना और आर्य समाज। तो आप अगर मान लो कि आर्य समाज के हो, ब्रह्म समाज के हो, है ना, प्रार्थना समाज के हो, तो भी आप कौन हो? आप हिंदू। इस एक्ट के लिए आप हिंदू हो, ठीक है ना। एक पहला ये सिंपल है, ये आप भी समझ लोगे, चलो ठीक है। आप किसी भी फॉर्म में हिंदू हो, ये अलग अलग फॉर्म हो गए ना, डेवलपमेंट अलग अलग हो गया। आपने चलो ठीक है, आपने आर्य समाज को ज्वाइन कर लिया, वो भी वही है, प्रार्थना समाज भी वही है ना। एक सिंपल है। दूसरा बोल रहा है टू एनी पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैन और सिख बाय रिलीजन। तो आप अगर बुद्ध हो, सिख हो, जैन हो, तो भी इस एक्ट के लिए आप हिंदू। तो जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि देखो हो सकता है ये एक्ट क्या है, कौन कौन से लोग इसे गवर्न होते हैं उसके लिए हिंदू की डेफिनेशन दे रहा है, ना कि रिलीजन पर्पज के लिए कि रिलीजियसली कौन हिंदू है नहीं है। तो इसमें इसने कौन छोड़ दिया, मतलब कौन छोड़ दिया वो भी आ जाएगा। इसने लेके से लिया, बुद्ध को ले लिया, जो भी बौद्ध है, जैन को ले लिया, सिख को ले लिया। तीसरा क्या कह रहा है देखो, टू एनी पर्सन, टू एनी अदर पर्सन डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जीव। तो चार लोगों ने छोड़ दिया, मुस्लिम को छोड़ दिया, क्रिश्चियन को छोड़ दिया, पारसी को छोड़ दिया, जीव को छोड़ दिया। इन चारों को छोड़ के अगर यहाँ कोई भी रह रहा है ना, कोई भी रह रहा है, तो वो उसे मान लेंगे कि वो हिंदू है और वो इस एक्ट के थ्रू गवर्न होगा, इस उस पर ये एक्ट लगेगा। पहला कोई भी बुद्ध है, सिख है, जैन है, वो भी इसमें आ गया। कोई हिंदू है अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग डेवलपमेंट में, वो भी इसमें आ गया, है ना। और अगर कोई मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है, जीव नहीं है, तो फिर हम मान लेंगे कि उन पर भी एक्ट लगेगा, अनलेस कि वो प्रूव कर दे कि मैं आपके परव्यू से बाहर हूं। ऐसे लिखा ना आगे, अनलेस इट इज प्रूव्ड दैट एनी सच पर्सन वुड नॉट हैव बीन गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉ। हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होता, और बाय एनी कस्टमर यूजेस एज पार्ट ऑफ दैट लॉ in respect of any of the matter dealt with herein if this act has not been passed। तो अगर ये एक्ट पास ना हुआ होता और वो प्रूव करता कि भले ही चालो मैं मुस्लिम नहीं हूँ, क्रिश्चियन नहीं हूँ, पारसी नहीं हूँ, जीव नहीं हूँ, तो फिर भी मुझ पर आपका ये हिंदू लॉ या कस्टम या ये मेरे पर लागू नहीं होते, अगर ये एक्ट पास भी नहीं होता तब भी, तो उस पर नहीं होगा, है ना। इस अनलेस में बहुत ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पीटी में इतना घुस के नहीं पूछता आपसे इस क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन पूछता है थोड़ा सा ना इसके भी निचले पार्ट से पूछता है। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बुद्ध पकड़ लिया, सिख पकड़ लिया, जैन पकड़ लिया, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जीव साइड कर दिया, है ना, बाकी सब हिंदू। वो जो इसका एक्सप्लेनेशन है ना, यहां से क्वेश्चन बनाता है, एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बनाता है हिंदू लोग। कह रहा है द फॉलोइंग पर्संस आर हिंदू, बुद्ध, जैन, सिख बाय रिलीजन। तो कह रहा है कि अब ये जो नीचे लोग दिए ये होते हैं, बौद्ध माने जाएंगे, ये हिंदू, जैन, सिख माने जाएंगे। एज द केस में पहला, any child, legitimate or illegitimate, both of whose parents are Hindu, बौद्ध, जैन और सिख वाली है। तो ये तो चलो बेसिक है ना भाई, जिसके दोनों माँ बाप हिंदू हैं, जैन है, बौद्ध है, सिख है, कुछ भी है, चाहे वो बच्चा लेजिटिमेट है, इलेजिटिमेट है, ठीक है, वो भी हिंदू, जैन ये सब माना जाएगा, ठीक है। दूसरा कह रहा है एनी चाइल्ड, लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, वन ऑफ हुज पेरेंट्स इज ए हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख बाय रिलीजन, and who is brought up as a member of the tribe, community, group of family to which such parent belongs or belong। ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए ए और बी है,
ए और बी है, सपोज करो ये हिंदू है, ये मुस्लिम है ना। अब इन दोनों की शादी हुई, बच्चा हुआ, एक हुआ चाइल्ड। अब क्या हुआ, ये अलग अलग रहने लगे, ये अलग अलग रहने लगे और सी को पाला है ए ने सी को पाला है। तो इसकी परवरिश जो हुई है वो एज अ हिंदू हुई है या बौद्ध हुई है, सिख हुई है, जैन हुई है, वॉट, तो फिर इसको भी आप सी को भी हिंदू मानो। दो बी इसमें एक मुस्लिम था, क्रिश्चियन था, मतलब कुछ भी था ऐसा, नॉन हिंदू था मान लीजिए, तब भी उसको क्या माना जाएगा, उस बच्चे को क्या माना जाएगा, चाहे वो लेजिटिमेट था इलेजिटिमेट था, उसे भी हिंदू माना जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे पूछ लेता है ये वाला, यही पर उसका मेन ध्यान होता है। मेन ध्यान क्या है कि दोनों में से अगर एक कोई हिंदू है पति पत्नी में, और उस बच्चे का जो पालन पोषण हुआ है वो कैसे हुआ है कि हिंदू की तरीके से हुआ है, तो उसे हिंदू माना जाएगा, है ना। सपोज करो कि ये मान लो ये हिंदू है, क्या बोलते हैं इसको, हस्बैंड हिंदू है सपोज करो, है ना, और वाइफ जो मुस्लिम है, और बच्चे को वाइफ लेगी सपोज करो अपने मायके, वहां उसका पालन पोषण मुस्लिम हो रहा है, तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा, तो वो हिंदू नहीं माना जाएगा। जैसे उसका पालन पोषण हो रहा है बचपन से, उसे वही माना जाएगा। तो हिंदू की अगर फैमिली में पला बड़ा है तो हिंदू माना जाएगा, नहीं पला बड़ा है तो हिंदू नहीं माना जाएगा। सी क्या कह रहा है, इसका सी क्या कह रहा है कि एनी पर्सन हु इज कन्वर्ट और रिकन्वर्ट टू हिंदू बुद्ध जैन सिख। तो ठीक है, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट दोनों की बात कर रहा है, देखो इसका ये भी ध्यान रखना, मतलब कोई पहले मुस्लिम था, उसने कन्वर्जन करके हिंदू बन गया, है ना, और मान लीजिए कोई हिंदू था, फिर वो मुस्लिम बन गया और फिर दोबारा से कन्वर्ट होकर हिंदू बन गया, तो ये भी सब उसमें आएंगे। कन्वर्जन रिकन्वर्जन दोनों को ने लिया है, ठीक है। 3 बता दिया कि ये भी हिंदू माने जाएंगे, उसमें बच्चे बता दिए कैसे कैसे होंगे, भाई दोनों माँ बाप हिंदू है, टेंशन ही खत्म। दोनों में से एक है उसका पालन पोषण हिंदू की तरह हो रहा है, तो भी वो भी हिंदू है। तीसरा, कन्वर्ट होकर आप हिंदू बने हो या फिर रिकन्वर्जन से आप हिंदू वापस बनकर आए, ठीक है। ये बात एक ऐसा क्लॉज 2 देख लो आप, एसटी के लिए कहता है, कह रहा नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1, नथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट शैल अप्लाई टू अ मेंबर ऑफ अ शेड्यूल्ड ट्राइब। साफ साफ कह रहा है कि भैया एसटी पर आपका ये प्रोविजन नहीं है ना। एसटी बड़ा ही यूनिक टाइप का कल्चर होता है उनका अपना अलग, तो वो क्या है कि हमारे रूल रेगुलेशन से ना गवर्न नहीं होते, ठीक है। उनके जो कस्टम है, जो यूजेस है, वो बिल्कुल अलग होता है, उन्हें बिल्कुल मतलब गवर्नमेंट उसमें छेड़खानी नहीं करती है, तो इन्होंने एसटी को बिल्कुल अलग रखा है ना। कह रहा है कि जो भी इस एक्ट में वो एसटी पर लागू नहीं होगा, है ना। ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपने देख ली। सेक्शन 2 में समझ में आ गया हिंदू कौन है, क्लियर, कोई इशू। अब इसके बाद देखो डेफिनेशन देखो सेक्शन 3 में इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आप ये मान के चलो, एक क्वेश्चन तो डेफिनेशन से आ ही रहा है, 101% आ रहा है। और अच्छी बात ये है कि ये ना डेफिनेशन में थोड़ा मतलब पूछता कि ये क्या है, कम पूछता कि ये प्रोविजन कहां पर है, तो थोड़ा याद करना जरूरी नहीं रह जाता, ज्यादा जो उसका ध्यान होता है उस चीज पर कि ये है क्या, तो आपके लिए थोड़ा फायदा हो जाता है। जैसे मान लो अभी ये पहले ही बोल रहा है 3A में कस्टम क्या है ना। कस्टम यूजेस को क्या मतलब, ये किसे कस्टम मानोगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप इसमें समझ लो। यहां से जो क्वेश्चन बनता है यूनिफॉर्मिटी से बनता है। यूनिफॉर्मिटी है ना, जो लंबे टाइम तक चली आ रही है बिना डिसकंटिन्यू हुए कोई भी एक चीज, वो कस्टम बन जाती है, ठीक है। नॉर्मल आप ये समझ लो, बाकी तो इसमें 2-3 चीजें उन्होंने दी हैं। कह रहा है कि कस्टम एंड यूजर सिग्निफाइज एनी रूल विच हैविंग बीन कंटिन्यूअसली, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअसली एंड यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई भी रूल को अगर आप कंटिन्यू यूनिफॉर्मली ऑब्जर्व कर रहे हो फॉर लॉन्ग टाइम, तो क्या बन जाती है, has obtained the force of law among Hindus in any local area, tribe, community, group or family, तो वो कस्टम वगैरह बन जाती है। जो इंपॉर्टेंट है वो इसके 2 प्रोवाइजो है। कह रहा है प्रोवाइडेड दैट द रूल इज सर्टेन एंड नॉट अनरीजनेबल और अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, ये इंपॉर्टेंट है।
कि आपकी अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, पब्लिक पॉलिसी को अपोज नहीं करनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी हो। और पब्लिक पॉलिसी में बहुत कुछ आता है, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो तो आप पढ़ोगे कि पब्लिक पॉलिसी अनरूलिंग हॉर्स, कॉन्ट्रैक्ट में ये वो है, कोट है ये। तो पब्लिक पॉलिसी में बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि अनरीजनेबल हो और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ। और लास्ट देखो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ रूल एप्लीकेबल ओनली टू अ फैमिली इट हैज नॉट बीन डिसकंटिन्यूड बाय द फैमिली। ये तो इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन पूछा हुआ है एक दो बार। कह रहा है किसी फैमिली, पर्टिकुलर फैमिली कोई कह रही है कि भाई हमारे घर में तो ये कस्टम है, तो वो कस्टम टूटा हुआ डिसकंटिन्यूड कभी ना हो। अगर वो मान लो 2 महीने के लिए भी डिसकंटिन्यू हुआ है कभी, कोई एक स्टेज पे भी डिसकंटिन्यू एक बार हो गया कभी, तो फिर वो कस्टम का रूप नहीं लेगा। इंपॉर्टेंट है वही कि कंटिन्यूअस होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, है ना, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो कस्टम बन जाता धीरे धीरे। कोई भी एक चीज आप क्या चलती हो, कस्टम बन जाएगी धीरे धीरे, है ना। 2B इज नॉट, 2C देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी 3C, 3C बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ ब्लड, फुल ब्लड, यूट्राइन ब्लड, है ना, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्राइन ब्लड, 3 तरीके के रिश्ते बता रहा है ये। फुल ब्लड कौन होते हैं, फुल ब्लड कौन होते हैं, जिनके एक पापा है ना, एक मम्मी, हस्बैंड वाइफ। हाफ ब्लड कौन होते हैं, एक पापा और अलग अलग मम्मी, ठीक है। और यूट्राइन ब्लड कौन होते हैं, एक मम्मी अलग अलग पापा। आई बात समझ में, इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ नहीं है। फुल ब्लड वो होते हैं जो सगे भाई बहन होते हैं, है ना, बिल्कुल सिंपल, एक फादर एक मदर। हाफ ब्लड फादर सेम होता है दोनों का, मदर अलग अलग होती है ना। यूट्राइन ब्लड में मदर सेम होती है, फादर अलग अलग होती है। पूछ लेता है इन तीनों में से एक चीज पूछ लेता है, इसलिए देखो अब इसमें से देख लो क्या कह रहा है हाफ ब्लड फुल ब्लड में। कह रहा है 2 person are said to be related to each other by full blood when they are descendant from a common ancestor by the same wife। कॉमन एंसेस्टर है और सेम वाइफ है, मतलब कि हस्बैंड वाइफ सेम है ना। एंड बाय हाफ ब्लड व्हेन दे आर डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर बट बाय डिफरेंट वाइफ। तो एंसेस्टर सेम है, वाइफ अलग अलग है, ये हाफ ब्लड है ना। और यूट्राइन ब्लड क्या बोल रहा है, 2 person are said to be related to each other by uterine blood when they are descendant from a common ancestress but by different husband, है ना। तो बस एंसेस्ट्रस एक ही है, हस्बैंड अलग अलग, खत्म। फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड, 2C 2D कंप्लीट। इसके बाद कह रहा है F और G, ये 3F और 3G। फिर क्या आता है आपका 3F में सपिंडा, सपिंडा रिलेशनशिप, और ये आ गया आपका क्या है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, है ना, ये प्रोहिबिटेड। दोनों ही ऐसे रिलेशनशिप है एक्चुअल में जिसमें आप शादी नहीं कर सकते, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका सपिंडा और ये, और इसका तो प्रोविजन भी इंपॉर्टेंट है कि 3F में सपिंडा है, 3F में सपिंडा है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। क्या कह रहा है देखो, सपिंडा को समझता क्या कह रहा है, कह रहा है विद रेफरेंस टू एनी पर्सन एक्सटेंड एज फार एज द थर्ड जनरेशन इंक्लूसिव in the line of ascent through the mother and the fifth inclusive in the line of ascent through the father। जो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर मदर है, सपोज करो एक को लेते हैं किसी व्यक्ति को, ए है ना, तो इसके पापा साइड से 3, तो ए के ऊपर इसके कौन होंगे, फादर और फादर के फादर, है ना। और पापा साइड से कितने हैं, नहीं मदर एंड 5th फादर से 5 है, 1 2 3
फिर आएंगे फादर फादर फादर, फिर आएंगे फादर 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 फादर, और माँ की साइड से ये आ गई मदर, और ये आ गई मदर की मदर, ठीक है, नानी। 3 जनरेशन इंक्लूडिंग हिम, इसको इंक्लूड करना ना, तो एक जनरेशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, और एक ये हो गई, दूसरी, तीसरी, खत्म। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है सपिंडा में कि मदर की साइड से कितना है, फादर की साइड से कितना है। फर्स्ट पेपर मीन्स मतलब मुझे एक्चुअली बोला गया लॉ पढ़ाने के लिए, आपका जितना भी लॉ पोर्शन है मैं कवर करूंगा। उसमें मुझे ये बोला था तरुण जी ने कि कॉन्स्टी का जो पॉलिटी पार्ट है वो भी कवर करना है ना। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मैं एक क्लास लूंगा आपकी, उसमें मैं आपको बता दूंगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में मोटा मोटा क्या पूछते हैं, क्या उसका क्वेश्चन कहां से बनाता है, कैसे बनाता है। इंटरनेशनल लॉ आपके में कहा आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपके में आता है। इंटरनेशनल लॉ तो बहुत बड़ा अलग हो गया, बिल्कुल आपके में आता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन का पॉलिटी पार्ट थोड़ा लूंगा आपका, पॉलिटी पार्ट में आपको कराऊंगा। इसके बाद इन 2 सब्जेक्ट के बाद 5 तारीख से मैं मुस्लिम लॉ और आपका पॉलिटी पार्ट ही लूंगा, ठीक है ना। तो सपिंडा में आपसे क्या पूछता है, 2 चीजें कहां पर है, 3F में है, प्रोविजन पूछ लेता है वाला, और कितनी कितनी जनरेशन इसमें इंक्लूड है, मदर की साइड से 3 और फादर की साइड से 5, ये पूछता है आपसे। इसमें क्या नहीं कर सकते आप, शादी नहीं कर सकते ना। देखो क्या कह रहा है, कहां गया, द लाइन बीइंग ट्रेस्ड अपवर्ड्स इन ईच केस फ्रॉम द पर्सन कंसर्न हु इज टू बी काउंटेड एज द फर्स्ट जनरेशन। जो मैंने आपको बता दिया कि वो जो ए था वो फर्स्ट जनरेशन काउंट हो रहा था ना, वहां से आप काउंट करते हो। और दूसरा इसमें कह रहा है कि 2 पर्सन आर सेड टू बी सपिंडास ऑफ ईच अदर इफ वन इज लीनियर ascendant of the other within the limit of Sapinda relationship, or if they have a common linear ascendant who is within the limit of Sapinda relationship with reference to each other। अच्छा, ये जो दूसरी बात कह रहा है वो आपके पीटी पर्पज से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर थोड़ा आप वैसे पढ़ोगे इस पर लिखना पड़े आपको तो लगवाता है, ये नहीं पूछता। जो पूछता है आपसे वो 3rd और 5th जनरेशन से पूछता है। तो आपको जो ध्यान रखना है उससे कितना रखना है, 3 और 5 जनरेशन इंक्लूडिंग, इसे याद रखना आप। चाहे तो आपको दिलाए तो वहां बना लेना, है ना, ऐसे करके तो आपको याद रहेगा कितने लेने हैं। यहां से आएगा तो बस खत्म, ये आपका पीटी है। प्रोहिबिटेड में ये 2, सॉरी मैं बार बार 2 क्यों बोल रहा हूँ, मेरे को बार बार 2 याद आ रहा है। डेफिनेशन का सेक्शन 2 मुझे दिमाग में लग जाता ना। केस लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के केस लॉ का एक पीडीएफ दे देंगे, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में केस लॉ तो बहुत है, लैंडमार्क के उसके कम से कम 100-200 केस लॉ हो जाने चाहिए, है ना। फिर भी ये कि जो मोटे मोटे मेन केस लॉ है, खासकर आपका इधर क्या बोलते हैं फंडामेंटल से जितना है, वो तो लैंडमार्क का केस लॉ का एक पीडीएफ वगैरह तो दे देंगे आपको। वो तो हर सब्जेक्ट का लगभग देंगे, हिंदू लॉ का भी देंगे आपको, मुस्लिम का भी देंगे। जो साथ में मेरे दिमाग में आ गया, मुझे याद आ गया, वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, है ना। और जो नहीं आएगा वो केस लॉ पक्का देंगे, ठीक है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप पूछ देता है कभी कभी, इसमें भी शादी नहीं कर सकते। क्या कह रहा है कि 2 पर्सन आर सेड टू बी विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। तो इसमें क्या है, इफ वन इज लीनियर असेंडेंट टू ऑफ द अदर, तो मान लीजिए ए है, ए के ऊपर जितने भी उसके बेचारे के पूर्वज हैं सारे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में आ गए। दूसरा कह रहा है इफ वन वॉज द वाइफ और हस्बैंड ऑफ द लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ द अदर। अब मान लीजिए इसके ऊपर जितने भी थे इनकी हस्बैंड वाइफ वो सब इसमें आ गए, है ना। मतलब कि मान लीजिए कि ए के फादर, फादर के फादर, ये सब इसके लीनियर असेंडेंट हो गए, और उनका हस्बैंड या उनका वाइफ ऐसा कुछ हो तो वो भी उसमें आ गए। तीसरा कह रहा है इफ वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर और ऑफ द फादर्स और मदर्स ब्रदर और ऑफ द ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर्स ब्रदर ऑफ द अदर, है ना। वन वॉज द वाइफ ऑफ द ब्रदर, देखो अब ये समझ लो,
एक जैसे हमारे यहाँ में देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है, कई समाज में ऐसा होता है हिंदुओं में कि भाई मतलब भाई की डेथ अगर हो जाती है, दो भाई है, ए और बी दोनों भाई बेचारे, ए की शादी हुई, ये भाई साहब की डेथ हो गई, तो भाई की शादी कराते हैं, छोटे भाई की शादी, है ना। है कई जगह कल्चर, अलग अलग स्टेट में कल्चर है। तो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप मना करता है, नहीं कर सकते। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप भाभी से शादी करने के लिए मना कर रहा है ना। समझ में आई बात आपको? भाभी से शादी करने के लिए यहाँ पर मना कर रहा है, मगर इसका क्या है, आगे पढ़ेंगे हम कि हो भी जाती है तो उसका क्या है, मतलब क्या रहता है उसका। मगर ये एक्चुअल में तो मना करता है कि भाभी से शादी नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड रिलेशन में आ रहा है उसका, है ना। और क्या है, फोर्थ कह रहा है इफ द टू आर ब्रदर एंड सिस्टर, सही बात है, भाई बहन अगर तो वही प्रोहिबिटेड रिलेशन में आते हैं, ठीक है। अंकल एंड नीस, आंट एंड नेफ्यू, है ना। और चिल्ड्रन ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ टू ब्रदर टू सिस्टर, तो दोनों दो भाइयों के बच्चे, दो बहनों के बच्चे शादी नहीं कर सकते। ये एक इन्होंने दे रखे कि ये लोग आते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशन में। तो ये तो आप भी समझ रहे होगे, बेसिक है, मामा भांजी है, चाचा भतीजी है ना, मामी भांजा, ऐसा कुछ जो होता है वो सब हो गए। दो बहनों के बच्चे, दो भाइयों के बच्चे, इनका प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता है। भाभी जो इसमें थोड़ा सा एक यूनिक था, जो हम शायद नहीं सोचते, क्योंकि हमारे यहाँ हो जाती है, कई जगह मतलब ऐसा होता है, हो जाती है, तो वो चीज भी इसमें इंक्लूड है। हाँ हाँ हाँ, वो आएगा, है ना। ये तो अभी बता रहे हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में, वो आएगा अभी सेक्शन 5 में जब हम पढ़ेंगे ना, तो आएगा वो, ठीक है ना। तो और उसके बाद देखो ये, और एक्सप्लेनेशन में ये भी इसने कह दिया कि ये जो हम बात कर रहे हैं ना, सपिंडा की बात और प्रोहिबिटेड रिलेशन की बात कर रहे हैं, इसमें हाफ हो चाहे यूट्राइन ब्लड से हो, इलेजिटिमेट हो चाहे लेजिटिमेट हो, और चाहे अडॉप्शन से हो, सब आ जाएंगे। मतलब मान लीजिए कि एक को अडॉप्ट करके किसी फैमिली में ले गए ना, अडॉप्ट किया इसको, तो भी अब ये यहाँ पर ना सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप का जो रूल है उसे फॉलो करेगा। ये नहीं कि ये तो दूसरे घर से आया, इसका तो ऐसा कोई सीन नहीं है, नहीं, वो नहीं, वो चीज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको इसमें क्या है, फुल ब्लड, हाफ ब्लड, यूट्राइन ब्लड बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, फिर ये सपिंडा और प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 5, शादी करने की कंडीशन क्या है ना। शादी करने की कंडीशन क्या क्या है, 4-5 कंडीशन है, देख लेते हैं, बहुत सिंपल है। पहला ही कह रहा नीदर पार्टी, अच्छा एक चीज और देखो, कह रहा मैरिज में भी सोलमनाइज बिटवीन एनी टू हिंदूज इफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ नेमली। एक जगह पता है क्वेश्चन पूछ लिया था, एक जगह क्वेश्चन ये पूछ लिया था कि हिंदू वर्ड कहाँ यूज किया है कि शादी सिर्फ हिंदू मैरिज एक्ट में दो हिंदुओं की हो सकती है। ये एक बार पूछ लिया कि शादी सिर्फ दो हिंदुओं की हो सकती है, ये कहाँ दिया है, तो याद रखना सेक्शन 5 में ऊपर दे दिया कि बिटवीन टू हिंदूज, है ना, बिटवीन टू हिंदूज हो सकती है शादी। अब क्या है देखो, कह रहा है पहला, नीदर पार्टी हैज ए स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज, मतलब कि आप बहु विवाह नहीं कर सकते अगर किसी का भी स्पाउस, पति या पत्नी जीवित है, तो वो विवाह नहीं कर पाएंगे, और इसका इफेक्ट क्या होगा, वॉइड हो जाएगी मैरिज, वॉइड वॉइडेबल आगे देखेंगे। मगर अगर पार्टी या कोई वो तो शादी नहीं कर सकते, पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता भी है, कोई इशू नहीं है इसमें ना। दूसरा, एट द टाइम ऑफ मैरिज नीदर पार्टी इज इनकेपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट टू इट इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अनसाउंड ऑफ माइंड, मतलब कोई पार्टी अनसाउंड न हो कि वो कंसेंट न दे सके, ठीक है, नहीं होनी चाहिए, मतलब वो साउंड माइंड हो, जब वो कंसेंट दे रहा है शादी के लिए तो साउंड माइंड होना चाहिए, ठीक है। और बी कह रहा है दो कैपेबल ऑफ गिविंग अ वैलिड कंसेंट हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर ऑफ सच अ काइंड और टू सच एन एक्सटेंट एज टू बी अनफिट फॉर मैरिज एंड द प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो कह रहा हो सकता है कि इतनी कंसेंट उसकी हो, सॉरी इतना उसका जो है कि कंसेंट देने के लिए इतनी साउंड माइंड हो, मगर इस तरीके से मेंटल डिसऑर्डर है या मतलब ऐसी कोई सा प्रॉब्लम है जिससे कि अनफिट है मैरिज के लिए, या फिर प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन कर बच्चे पैदा नहीं कर पाएगी, इस वजह से भी शादी में एक कंडीशन है। और ये इन सब में अवॉइडेबल होती है, मैरिज ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, कर सकते हो, अवॉइडेबल होती है, एक पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है इसमें। तो
ठीक है। और सी कह रहा है हैज बीन सब्जेक्ट टू रिकरेंट अटैक ऑफ इंसेनिटी, पागलपन के दौरे वोरे पड़ते हो बेचारी को, पड़ते हो या किसी और व्यक्ति को, बेचारे को, दोनों का नाम। ठीक है, तो इस मामले में क्या होगा, ये ऐसी मैरिज जो होती है वो वॉइडेबल हो जाती है। शून्य करनी है बोलते हैं ना वॉइडेबल को, शून्य करनी है, शून्य करनी हो जाती है। ठीक है ना। तो उसमें एक पार्टी की वो होती है कि दूसरी पार्टी अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ठीक है, फिर तो चल देना मामले, कोई इशू नहीं है। तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है द ब्राइड ग्रूम हैज कंप्लीटेड द एज ऑफ 21 ईयर। सबको पता है लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की 18 साल की होनी चाहिए, है ना। ठीक है ना। ये सब कंडीशन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा ध्यान रखने चाहिए कि कंडीशन किस सेक्शन में दी है। ये सारी कंडीशन तो आपको वैसे भी नॉर्मली भी पता होती है, तो अगर ये कंडीशन वैसे तो पूछता नहीं है, मन भाई चल पूछ दे तो आप तो ऐसे ही बता दोगे सबको, है ना। और क्या है, फोर्थ और फिफ्थ क्या है, देखो हमने वहां जब पढ़ा था तो क्या कर रहे थे, सपिंडा ऊपर था, प्रोहिबिटेड डिग्री नीचे था, है ना। इसमें क्या इन्होंने क्या किया है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को ऊपर कर दिया है, सपिंडा को नीचे कर दिया। फोर क्या कह रहा था, पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। कभी कभी पूछ देता कहां पर है, तो ऐसे आपको बताना पड़ेगा ना 5 के 4 में, इसलिए मैं आपको इसमें तो थोड़ा याद दिला रहा हूँ कि जो 5 सेक्शन 5 में 5 ही कंडीशन है, और उसमें क्या इन्होंने किया, प्रोहिबिटेड रिलेशन को ऊपर कर दिया और उसको नीचे कर दिया है सपिंडा को। डेफिनेशन में सपिंडा ऊपर रखा है, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप नीचे रखा है। सीक्वेंस बनाने के लिए बोल रहा हूँ, दोनों जगह उल्टा उल्टा दिया है, तो आपके दिमाग में बात ये रहे, कहीं से अगर सिर्फ प्रोविजन पूछे तो गलत ना करते हो आप। तो पार्टीज आर नॉट विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अनलेस द कस्टमर यूजेस गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट अ मैरिज बिटवीन द टू। मैंने जो आपको बताया था कि वैसे मान लो भाभी से शादी नहीं कर सकते, मगर अगर कस्टम उसको यहाँ ये कह रहे हैं तो फिर ठीक है कर लेंगे। ऐसा ही उसमें सपिंडा में भी सेम ही है कि वैसे नहीं कर सकते मगर कस्टम कह रहे हैं तो उसमें भी कर लेंगे। दोनों में वैसे अगर कस्टम आपके नहीं कह रहे तो वॉइड होती है ना। तो प्रोहिबिटेड रिलेशन में, सपिंडा में, और एक क्या थी आपका, अगर कोई स्पाउस है, आप अगर क्या बोलते हैं बाइगेमी कर रहे हो तो फिर आपकी क्या होगी, शादी वॉइड हो जाती है ना। और बाकी के जो 2 कंडीशन थी इसमें मैरिज की एज वाली थी और कंसेंट विंसेंट वाली जो थी उसमें वॉइडेबल हो जाती है। ठीक है। वॉइड वॉइडेबल में एक बेसिक फर्क इतना आता है कि वॉइड है जो, तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इन द ऑफ लॉ आपकी मैरिज, कोई राइट आपके क्रिएट नहीं होते। वॉइडेबल में आपके सारे राइट क्रिएट होते हैं, वॉइडेबल में सारे राइट क्रिएट होते हैं, और क्या होता है कि बाद में और कोई एक पार्टी उस आधार पर डाइवोर्स ले सकती है ना। पर इतना ही उसमें वो है, डाइवोर्स क्या ले सकती है, मतलब कि उसे अनल करा सकती है, उसे क्या बोलते हैं, उसे अनल को हिंदी में नहीं पता मुझे, मैं बता दूंगा अभी याद आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्शन 5 कंडीशंस ऑफ मैरिज, है ना। अब ये आता है सेक्शन 7। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि सेरेमनीज कहां दी है, ये भी इंपॉर्टेंट है। शादी में सेरेमनी कहां दी है, बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन 7। और दूसरा क्या कह रहा है, इसका 2 चीज, एक सप्तपदी वाली बात आ जाती है, एक बार पढ़ लेते हैं उसको, एक बार से पढ़ लेते हैं। कह रहा है हिंदू मैरिज में बी सोलेमनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द कस्टमरी राइट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टी। तो ये पकड़ लो कि ईदर पार्टी के कस्टम या उससे सेरेमनी से आप कर सकते हैं, है ना। कोई मतलब मान लीजिए कि कोई हिंदू है कोई सिख है, तो आप चाहो तो हमारे तरीके से ऐसे फेरे वेरे डाल लो, नहीं तो उनकी तरह गुरुद्वारे में जाके कर लो, किसी भी तरीके से कर लो, कोई इशू नहीं है, ये कहना चाह रहे हो। तो किसी की भी चलेगी, जैसे दोनों में से जिसका जैसा मन करता है, और दोनों का मन हो तो दोनों तरीके से करो, क्या इशू है। दूसरा जो कह रहा है कि वेयर सच राइट एंड सेरेमनीज इंक्लूड सप्तपदी। अगर मान लीजिए कि वो जो शादी हो रही है उसमें अगर सप्तपदी है, अगर उसमें सप्तपदी है ना, दैट इज द टेकिंग ऑफ 7 स्टेप्स बाय द ब्राइड ग्रूम एंड द ब्राइड जॉइंटली बिफोर द सेक्रेड फायर, द मैरिज बिकम कंप्लीट एंड बाइंडिंग व्हेन द 7th स्टेप इज टेबल। तो 7 फेरों वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, तो वो है कि 7वां फेरा जब कंप्लीट हुआ तो आप मान लीजिए कि आपकी शादी कंप्लीट हो गई। ये सप्तपदी वाला पूछ देता आपसे, है ना। तो 7वां फेरा हुआ, सप्तपदी के बाद बाइंडिंग हो जाती है, मैरिज फाइनली मान लिया था कि हाँ अब तो कंप्लीट हो। ठीक है। सेरेमनीज कहां पर है, सेक्शन 7 में, 5वां कंडीशन 7 में सेरेमनी।
8 कह रहा रजिस्ट्रेशन, एक तो इंपॉर्टेंट है कहाँ है, और एक और इंपॉर्टेंट है कि रजिस्ट्रेशन आपका ऑप्शनल है, मन आए तो कराइए, मन ना आए तो मत कराइए, हमारे यहाँ कंपलसरी नहीं करा गया है। ठीक है, ठीक है, यही दो चीजें अगर यहां से पूछता तो यही दो पूछता है, रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन कहाँ है 8 में, हमारे यहाँ क्या मैंडेटरी है, नहीं है, ऑप्शनल है। जैसे मान लो मेरी शादी हो गई है तो मैंने अपनी शादी रजिस्टर्ड नहीं कराई है, कोई इशू नहीं है, तब भी हमारी शादी शादी मानी जाती है। रजिस्टर्ड नहीं कराई तो ऐसा नहीं है कि रजिस्टर्ड नहीं कराई तो हम नहीं जानते जी आपको, ऐसा कुछ नहीं है ना। एक आपका, अब देखो यहां से सेक्शन 9 आ गया, आरसीआर, सेक्शन 9 आ गया आरसीआर। ये आरसीआर वर्ड आज ही हमने पढ़ा था, याद आ रहा किसी को सीपीसी में? सर कंपलसरी कहा है सीमा के केस में? नहीं 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 नहीं, नहीं। कंपलसरी नहीं कहा, उन्होंने स्टेट को कहा कि आप अपने यहां से कंपलसरी करिए, कंपलसरी है नहीं। उसमें 25 रुपए का फाइन, इसकी पूरी साइटेशन बताना आप मुझे। अभी तक तो मेरी नॉलेज में नहीं है कि किसी में कंपलसरी कर दिया हो कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, हाँ हाँ हाँ, 2006 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक ठीक ठीक, अच्छा हाँ सही है सही है, थैंक यू सो मच, हाँ इसे नोट कर लो। अच्छा मैंने यहाँ पर एक लिखा भी है, नोट बनाकर ध्यान नहीं दिया नीचे, उन्होंने लिखा हुआ सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार 2006 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक, सेक्शन 8 में आप लिख लो इसको, नीचे ध्यान नहीं गया मेरा, लिख लेना आप, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, इसमें 2006 के सुप्रीम कोर्ट में कहा है, देखो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात कही है इसमें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक। अब देखो आरसीआर में जो कहता है सेक्शन 9 में आरसीआर हमने पढ़ा था, याद आया कहीं? आज ही पढ़ा था हमने दोपहर को सीपीसी में। हाँ इस पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएंगे हम, जो अभी तो बनाए नहीं थे बेचारे। मैं वेट कर रहा हूँ, कोई कुछ बताना चाहे तो बता दे, आरसीआर का पूछ रहा हूँ, अगर नहीं आ रहा था नो लिख दिया करो, मैं तो वेट ही करता रहता हूँ इस चक्कर में। अच्छा आज आपने सीपीसी की क्लास ली थी? नहीं तो कहाँ से याद आएगा। ऑर्डर 21 हम पढ़ रहे थे, उसमें रूल 32 पढ़ रहे थे, तो उसमें था कि आरसीआर की डिक्री का कैसे एग्जीक्यूशन होगा, वो कभी कभी पूछ देता, इसलिए मेरे को मैंने कहा चलो इसे यहाँ पे रिवाइज करा दूं। ठीक है, तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट क्या है कि एक व्यक्ति है जो कि अपने मैरिटल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं कर रहा, तो हम क्या कह रहे हैं, कोर्ट में ये दरखास्त कर रहे हैं कि सर उन्हें बोलिए कि वापस आए और अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन करें। ठीक है, बेसिक बेसिक ओवरऑल ये, ठीक है। लगता कहाँ है, जाता कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, एक बार देख लेते थे। कह रहा when either the husband or the wife has without reasonable excuse, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज, आपका अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है, कोई वजह है सही, तो कोई बात नहीं है, विड्रॉ फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ द
अदर, मतलब कि उसको आपने क्या किया, डेजर्ट कर दिया ना, छोड़ दिया, आपने उसकी सोसाइटी से विड्रॉ कर लिया, कंपनी उसकी छोड़ दी। द अग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई बाय पेटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है वो क्या बनता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है सेक्शन 9 की एप्लीकेशन पेटिशन कहां जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है। फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एंड द कोर्ट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट मेड इन सच पेटिशन एंड दैट देयर इज नो लीगल ग्राउंड व्हाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्राउंडेड मे डिक्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। सिंपल सी बात कह रहा है, कोर्ट सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ जी इन्होंने बिना किसी वजह के अपने विड्रॉ कर लिया सोसाइटी से, छोड़ के चले गए, बोलेगा ठीक है जी, उसे बोलेगा कि कॉन्जुगल राइट को आप दोबारा से वो रेस्टिट्यूट करिए। आरसीआर कहा है, सेक्शन 9 में। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, सेक्शन 9। एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, एक्सप्लेनेशन कह रहा है वेयर अ क्वेश्चन अराइजेस वेदर देयर हैज बीन रीजनेबल एक्सक्यूज फॉर विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी द बर्डन ऑफ प्रूविंग रीजनेबल एक्सक्यूज शैल बी ऑन द पर्सन हु हैज विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी। सिंपल सी बात है भाई, डेजर्ट कर जिसने करा उसी को तो बर्डन प्रूफ रहेगा, किसने क्यों छोड़ा वही तो बताएगा, और कौन बताएगा। इसमें तो ज्यादा कुछ नहीं, और ये पूछता भी नहीं है। दो है, सेक्शन 9 में आरसीआर है ना, विड्रॉल फ्रॉम सोसाइटी इंपॉर्टेंट वर्ड, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज इंपॉर्टेंट वर्ड, तीसरा कहा जाएगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा। तीन ही चीजें हैं इसमें, और कुछ नहीं है इसमें इंपॉर्टेंट, है ना। सेक्शन 10 जुडिशियल सेपरेशन। डाइवोर्स से पहले एक समझो आप फिल्म के पहले एक ट्रेलर जुडिशियल सेपरेशन का, ठीक है ना, क्या है, उससे पहले एक ट्रेलर है। तो जिन जिन ग्राउंड पर डाइवोर्स मिल सकता है उन सब ग्राउंड पर आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल जाता है। बेसिक 13 में हम देख लेंगे किन किन ग्राउंड पर मिलेगा। कह रहा है कि ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कोई पार्टी का चाहे, may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the ground specified in subsection 1 of section 30। ये रख के सबसेक्शन 1 पे आप आराम से जुडिशियल सेपरेशन मांग लीजिए। 13 के वो सारे डाइवोर्स के ग्राउंड है, उन सब पे आपको जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा। एंड इन द केस ऑफ अ वाइफ ऑल्सो ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड स्पेशल सबसेक्शन 2, जो वाइफ के लिए स्पेशल ग्राउंड दिए हुए हैं डाइवोर्स के लिए, उन पर भी मिल जाएगा। देयर ऑफ एज ग्राउंड ऑन विच अ पेटिशन फॉर डाइवोर्स माइट हैव बीन प्रेजेंटेड, तो वही है जिन पे आपको डाइवोर्स मिल सकता है उन सब पे आपको सेक्शन 10 में जुडिशियल सेपरेशन मिल जाएगा, ठीक है। क्लॉज 2 कह रहा है कि वेयर अ डिक्री फॉर जुडिशियल सेपरेशन हैज बीन पास्ड इट शैल नॉट लॉन्गर बी ऑब्लिगेटरी फॉर द पेटिशनर टू कोहिबिट द रिस्पोंडेंट। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री हो गई फिर आपका ऑब्लिगेशन खत्म। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्लिगेशन खत्म, साथ रहने का फलाना ढिमकाना, सारे ऑब्लिगेशन खत्म, है ना। तो ये पूछ देता है कभी कभी कि जुडिशियल सेपरेशन होगा तो उसका इफेक्ट क्या है। इफेक्ट ये है कि उसका दोनों पार्टी से, दोनों का एक दूसरे के लिए ऑब्लिगेशन खत्म हो जाता है ना। और क्या कह रहा है, बट द कोर्ट में, मगर कोर्ट ये कर सकता है, क्या कर सकता है, ऑन द एप्लीकेशन बाय पिटीशन ऑफ ईदर पार्टी and on being satisfied of the truth of the statement made in such petition resign the decree if it is considered is just and reasonable to do so। मतलब वही वाली बात है आपने लगाई कि चलो जी जुडिशियल सेपरेशन का एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है ना, आप ना वापस आ सकते हो। जुडिशियल सेपरेशन में डिक्री का मतलब वो जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है, क्या डाइवोर्स एक बार हो गया तो वो परमानेंट आप अलग हो गए। जुडिशियल सेपरेशन में ना आप अलग हो जाते हो मगर एक धागा अटका रहता है, एक धागा जुड़ा रहता है, तो आपका जब मन करे तो धागे खींच लो, है ना। जब मन करे आप क्या करो, अपने उसको जुडिशियल डिक्री को क्या कर लो, रिसाइंड करा लो, बात खत्म हो गई, दोबारा आपको डाइवोर्स तो हुआ नहीं है। तो ये जुडिशियल सेपरेशन को इसीलिए बनाया भी गया था कि पूरे तरीके से अलग होने से बढ़िया है कि जुडिशियल सेपरेशन का एक बार ये करके देख लो भाई, 1-2 साल अलग रह के पता लग जाएगा आपको रह भी सकते हो, नहीं रह सकते हो। आपको बाद में लगे कि हाँ रह सकते हैं तो रिसाइंड करा लो, कोई इशू नहीं हमारे पास। ये सेक्शन 10 का फायदा है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, जिस ग्राउंड पर डाइवोर्स मिलता है उस पर जुडिशियल सेपरेशन मिलता है, ऑब्लिगेशन आपका खत्म हो जाता है एक दूसरे के लिए, और आप चाहो तो उसे डिसाइड करा सकते हैं। सेक्शन 11 वॉइड मैरिज की बात कर रहा है ना। 12 वॉइडेबल मैरिज की बात कर रहा है। 11 क्या कह रहा है
कि एनी मैरिज सोलमनाइट आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड। साफ बोल रहा है कि आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट 1955 के बाद से अगर कोई शादी हुई है तो वो नल एंड वॉइड होगी, नल एंड वॉइड होगी। एंड मे ऑन पेटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर पार्टी देयर टू अगेंस्ट द अदर पार्टी बी सो डिक्लेयर्ड बाय डिक्री ऑफ न्यूलिटी इफ इट कॉन्ट्रवीन एनी वन ऑफ कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 1, 4 एंड 5 ऑफ सेक्शन 5, है ना। तो साफ साफ इसने बता दिया कि पहली, चौथी और पांचवी, पहली कौन सी थी, बाइगेमी वाली, दूसरी कौन सी थी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप वाली, और लास्ट कौन सी थी, सपेंडा वाली। अगर इन कंडीशंस को आपने कॉन्ट्रावीन किया है तो आपकी शादी 1955 के बाद अगर हुई है, उससे पहले बाइगेमी अगर कर ली थी तो कोई बात नहीं, बाद में करिए तो क्या होगी, नल एंड वॉइड होगी और आप डिक्री से उसे न्यूलिटी की डिक्री से उसे खत्म कर सकते। इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन सी वॉइड होती है और कहां दिया है। 11 में दिया है वॉइड मैरिज के बारे में, तो एक आपकी बाइगेमी, प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप, सपेंडा, ये याद, ठीक है। इसके बाद आता है वॉइडेबल सेक्शन 12। ठीक है, वॉइडेबल। अब वॉइडेबल में इन्होंने 4-6 तरीके दे दिए। पहले क्या कह रहा है, देखो कह रहा एनी मैरिज सोलमनाइट वेदर बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट, इसमें चाहे पहले किया हो, शादी आपकी पहले हुई हो या फिर आफ्टर हुई हो, वॉइड में सिर्फ आफ्टर था, इसे याद रखना, कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है तो इसलिए कहीं कंफ्यूज हो जाओ। वॉइडेबल और बिफोर आफ्टर दोनों ले रहा है ये, और उसमें आफ्टर ही आफ्टर ले रहा है 11 में। shall be voidable and may be annulled by decree of nullity on any of the following ground, namely, अब किन किन ग्राउंड पर voidable है वो ग्राउंड देख लो आप, इंपॉर्टेंट ग्राउंड है, और voidable कहां दिया है, सेक्शन 12 में दिया, ठीक है। पहला ए, that the marriage has not been consummated owing to the impotence of the respondent। तो मान लीजिए अगर कोई इम्पोर्टेंट है, ठीक है, तो फिर क्या है कि उससे कंज्यूमेट नहीं हो पा रही है मैरिज, एक जना इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमेट नहीं हो पा रही है, तो वो वॉइडेबल होती है। दूसरी पार्टी चाहे तो आप कोर्ट में करके उसे आप अनल करा सकते हो, ठीक है। दूसरा, दैट द मैरिज इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशन स्पेसिफाइड इन क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 5। तो मैंने बताया था कंसेंट वाला जो था, वो रिकरेंट अटैक आ रहे थे, कंसेंट नहीं दे पा रहा था अनसाउंड माइंड की वजह से, या प्रोक्रिएशन ऑफ चाइल्ड में प्रॉब्लम थी, वो सब चीजें, ठीक है ना, तो वहां पर वो चीज हो गई। सी कह रहा है दैट द कंसेंट ऑफ द पिटिशनर और वेयर द कंसेंट ऑफ द गार्जियन इन मैरिज ऑफ द पिटिशनर वाज रिक्वायर्ड इन द सेक्शन 5 एज इट स्टूड इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द चाइल्ड मैरिज स्टेन अमेंडमेंट इन 1978। उससे पहले अगर ऐसा रहा हो, कंसेंट या तो पिटिशनर दे रहा है, उसके पापा मम्मी गार्जियन दे रहे हैं, द कंसेंट ऑफ सच गार्जियन वर ऑब्टेन बाय फोर्स और बाय फ्रॉड। तो अगर फोर्स से उसकी, फोर्स से, फ्रॉड से आपने कंसेंट लिया है ना, तो फिर क्या होगा, आपकी वॉइडेबल हो जाएगी। आप चाहे तो वो आप कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं अनल कराने के लिए, ठीक है ना। और डी कह रहा है दैट द रिस्पोंडेंट वाज एट द टाइम ऑफ अ मैरिज प्रेग्नेंट बाय सम पर्सन अदर देन द पिटिशनर। तो मान लीजिए कि शादी के टाइम पर जो वाइफ है वो पहले से प्रेग्नेंट है ना। पहला इंपॉर्टेंट, दूसरा कंसेंट वाला ले लो, तीसरा फोर्स और फ्रॉड वाला ले लो, चौथा प्रेग्नेंट वाला ले लो। इन चारों केसों में क्या होगा कि वो मान लिया जाएगा कि ये वॉइडेबल, और वो जाकर उसको वहां पे अनल करा सकते हो, वैसे वैलिड होती है। वैसे पूरी प्रॉपर मान लीजिए, अब सपोज करो कि ऐसा हो जाए, उसकी कंसेंट फोर्स और फ्रॉड से लेके, पर उसने बोला कि चलो अब जैसे भी लीजिए, जो भी, अब यही मेरा पति है ना, अब तो मुझे इसी के साथ रहना है, तो वैलिड मैरिज है। और आपको लग रहा है फोर्स से ली, फ्रॉड से ली, मैं तो जा रही हूँ, इसे वॉइडेबल है, मैं जाकर उसे रिसाइन करा लूंगा, अनल करा लूंगा, करा लो, आप जाके करा सकते हो। इसमें कुछ कंडीशन इसमें पीछे दी है, जो मतलब कि आप इतने दिन पहले वाला चक्कर है। देख लेते क्या कह रहा है। कह रहा है सी वाला मतलब फोर्स और फ्रॉड वाला ना। तो अगर मान लो ये वाला जो था फोर्स और फ्रॉड वाला है, तो 1 साल के अंदर आपको मान लो वो करना है, आपको वहां पिटिशन देनी है विद इन 1 ईयर। अगर फोर्स और फ्रॉड से आपकी वो ली गई थी, जब आपको पता लगा अरे मेरे को तो फोर्स और फ्रॉड से ली गई है, कह रहा द पिटिशन इज प्रेजेंटेड मोर देन 1 ईयर आफ्टर द फोर्स
हैड सीज्ड टू बी ऑपरेट एज द केस में फ्रॉड हैज बीन डिस्कवर्ड। तो जैसे फ्रॉड्स खत्म हो या फ्रॉड आपको पता लगे कि मतलब फ्रॉड हुआ था, आप 1 साल के अंदर अंदर आप करिए, नहीं तो क्या होगा, पिटिशन आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी, मैरिज annul नहीं होगी, है ना। दूसरा क्या कह रहा है, दैट अ petitioner हैज with his or her full consent lived with the other party to the marriage as husband or wife after the force has ceased to operate as the case में the fraud has been discovered। या फिर क्या हुआ कि आप अपने फुल कंसेंट से रहने लग गए, अब फोर्स खत्म हो गई तब भी रह रहे हो, तो इसका मतलब क्या आप रहना चाहते हो, तो फिर क्या होगा, आपको अनल पिटिशन नहीं ली जाएगी, आपकी एक्सेप्ट नहीं। दूसरा कह रहा है डी वाला जो कह रहा है, जो प्रेगनेंसी वाली बात है, उस पर क्या कह रहा है कि कब नहीं मानी जाएगी, कब एंटरटेन नहीं करेंगे हम। कह रहा है दैट द पिटिशनर वाज एट द टाइम ऑफ मैरिज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट अलेज्ड। तो ये होना चाहिए उसे पहली बात तो पता ना हो शादी के टाइम पे कि वो पिटिशनर प्रेग्नेंट है ना। और दैट प्रोसीडिंग हैव बीन स्टोर्ड इन केस ऑफ मैरिज solemnized बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विद इन 1 ईयर ऑफ सच कमेंसमेंट एंड इन द केस ऑफ मैरिज solemnized आफ्टर सच कमेंसमेंट विद इन 1 ईयर। तो इसमें भी 1 साल वाला कॉन्सेप्ट है ना। और एक चीज जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो लास्ट में लिखी है तीसरे वाले में। हाँ बस 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 सही कह रही हो, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है। तीसरा देखो क्या कह रहा है, that marital intercourse with the consent of the petitioner has not taken place since the discovery by the petitioner of the existence of the said ground of pregnancy। तो जब आपको पता लग गया कि वो प्रेग्नेंट है, उसके बाद से आपने marital intercourse नहीं किया है ना, तो ये चीज आपकी मतलब कि इससे पता लगेगा कि हाँ भाई मैं बहुत गुस्से में था, तो मतलब नहीं है ऐसी महिला के साथ रहने का whatever, तब आप वहां जाइए। अगर आप उसके बाद भी कर रहे हो सब कुछ तो ठीक है, फिर तो कोर्ट कहेगा कि नहीं ये पत्नी है आपकी। ये इतना नहीं पूछता नॉर्मली जो पूछता है उसके पहले ये जो ग्राउंड है वॉइडेबल की, ये पूछ देगा या तो, या नॉर्मली पूछता वॉइडेबल है कहाँ पर, वॉइड कहाँ पर है ना, आरसीआर कहाँ पर है, जुडिशियल सेपरेशन कहाँ पर है, मोटा मोटा आपको पता ही है वैसे वॉइडेबल में कहाँ कहाँ क्या क्या है। मैरिज डाइवोर्स सेक्शन 13 बेसिक देखो इसमें क्या है कि बहुत पर्टिकुलर प्रोविजन पूछे कि 1A में क्या है कि 1B में क्या है, ये बहुत रेयर होता है ना, बहुत रेयर होता है। मैं फिर भी देख लेना, मैं मतलब अब याद भी रहता नहीं मुश्किल से, मैं आपको सही बताऊं इसमें क्या है, फिर भी एक बार देख लो। कह रहा है एनी मैरिज solemnized whether बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट। तो डाइवोर्स में कोई है चाहे पहले हुई चाहे बाद में हुई हो, इस एक्ट से आप पिटीशन दे सकते हो, हस्बैंड वाइफ कोई भी देगा, रिजॉल्व करानी है। ग्राउंड क्या होंगे, पहला क्या है, हैज आफ्टर द solemnization of the marriage had voluntary sexual intercourse with any person other than his or her spouse। तो आपने अडल्ट्री अगर करी, पहला बोल रहा है अडल्ट्री नहीं कर सकते, अडल्ट्री पे आपको डाइवोर्स मिलेगा। अब क्रिमिनल तो खत्म ही कर दिया अडल्ट्री का जोसेफ साइन में, अब तो सिर्फ यही रह गया, एक डाइवोर्स मिलेगा अडल्ट्री पर, है ना, तो अडल्ट्री। दूसरा क्या कह रहा है, 1A कह रहा है हैज आफ्टर द solemnization of marriage treated the petitioner with cruelty। तो क्रूअल्टी आ गया आपका, अडल्ट्री नहीं कर सकते, क्रूअल्टी नहीं कर सकते। 1B कह रहा है डेजर्ट अगर कर दिया, और क्या कह रहा है डेजर्टेड द पिटिशनर फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 2 years इमीडिएटली प्रोसीडिंग द प्रेजेंटेशन। 2 साल के लिए आपने उसे लगातार डेजर्ट किया है ना, तो उस आधार पर आप डाइवोर्स मांग सकते, डेजर्ट छोड़ दिया। और दूसरा क्या है सीज्ड टू बी हिंदू बाय कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। तो मान लीजिए हिंदू था और हिंदू से मुस्लिम बन गया, आप डाइवोर्स मांग सकते, है ना, कन्वर्जन कर लिया उसने, आप डाइवोर्स मांग सकते। तीसरा जैसे क्या कह रहा है, हैज बीन इनक्योरेबली ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल हो गया है अब ठीक नहीं हो सकता, है ना, मेंटल डिसऑर्डर वगैरह उसे कुछ हो गया ऐसा तो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है जी, इस पर भी आप ले सकते हैं। चौथा कह रहा है हैज बीन सफरिंग फ्रॉम अ वेरुलेंट एंड इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी में भी इनक्योरेबल होना चाहिए, ठीक नहीं हो सकता जिसमें, है ना। फिर है कि हैज बीन सफरिंग फ्रॉम वेनरल डिजीज इन अ कम्युनिकेबल फॉर्म, कोई ऐसी सेक्सुअल उसे कोई डिजीज है जो कम्युनिकेबल है ना, जैसे मान लीजिए एड्स है, उस आधार पर भी आप ले सकते, ठीक है। फिर आ गया आपका हैज रिनाउंस्ड द वर्ल्ड बाय एंटरिंग इनटू रिलीजियस ऑर्डर, मान लीजिए अब बन गया एकदम महात्मा, छोड़ दिया सब कुछ, वानप्रस्थ आश्रम की तरफ चला गया है वो, तो फिर उस पर भी ले सकते हो, प्रोनाउंस कर देना उस वर्ल्ड को ना। और लास्ट क्या है आपका, लास्ट कह रहा है कि 7 साल से पता ही नहीं है भाई साहब जिंदा है या नहीं, 7 साल से नहीं पता क्या है, फिर तो कोई इशू नहीं, 7 साल से नहीं पता है, डाइवोर्स लोग पता नहीं भैया जिंदा है मर गया है, किसी ने आज तक सुना नहीं, जो जानते हैं उसको देखा नहीं किसी ने, क्या करे डाइवोर्स दे दो।
बेसिक बेसिक है सारे। एक डेजर्टेशन में एक ईयर का अगर देखा है, डेजर्ट में दे रखा 2 साल का, ये 7 साल का इसमें दे रखा है। बाकी सब तो बेसिक बेसिक है। क्रुअल्टी है ना, ये सब चीजें, डेजर्टेशन, अनसाउंड माइंड हो गया है, इनक्योरेबल फॉर्म ऑफ डिजीज है कोई, है ना, ये सब चीजें। 1A का जो है ना पहला और दूसरा, ये इंपॉर्टेंट है। ये 1A जो है ना ये इंपॉर्टेंट है, इसका 1A जो है ये इंपॉर्टेंट है। कह रहा है ईदर पार्टी टू अ मैरिज वेदर सोलमनाइज्ड बिफोर आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may also present a petition for the dissolution of marriage by decree of divorce on the ground। दो नए ग्राउंड क्या बता रहा है, और ग्राउंड में कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि जुडिशियल सेपरेशन को 1 साल हो गया और अभी तक कोई कोहिबिटेशन नहीं हो रहा है। 1 साल हो गया जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री लिए हुए और अभी भी हम लोग अलग अलग ही रह रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हो। और इसका दूसरा बोल रहा है कि आरसीआर की डिग्री हो रही थी मगर फिर भी 1 साल हो गया हम साथ नहीं रह रहे, है ना। इन दोनों ही ग्राउंड पर, दोनों में 1-1 साल का ही अच्छा है। और देखो आरसीआर 9 में था, जुडिशियल सेपरेशन 10 में था, इसमें भी वही सिस्टम कर दिया कि पहले जुडिशियल सेपरेशन लिया फिर आरसीआर लिया, ऊपर नीचे कर दिया ना। तो 1 साल से ज्यादा हो गया हम संग नहीं रह रहे, और वही कॉन्जुगल राइट में कि डिग्री पास हुई 1 साल से ज्यादा हो गया संग नहीं रह रहे, तो क्या करेंगे जी, हमें डाइवोर्स दे दो, कोई पार्टी इसे फाइल कर सकती है। ठीक है। क्लॉज 2 सिर्फ वाइफ के लिए, सिर्फ वाइफ के लिए, वाइफ इस ग्राउंड पे डाइवोर्स मांग सकती है, उसमें दोनों मांग सकते थे। ठीक है, क्या है देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन द केस ऑफ एनी मैरिज सोलमनाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। तो क्या शादी कब हुई है, शादी हुई है पहले, एक पहले समझो शादी होगी पहले, दैट द हस्बैंड हैड मैरिड अगेन बिफोर सच कमेंसमेंट, और उसने दो, एक्चुअली उसने ना इससे पहले 2 करी है, 1 करी और 2 करी, है ना। ठीक है, 2 शादी कर ली। और दैट एनी अदर वाइफ ऑफ द हस्बैंड मैरिड बिफोर सच कमेंसमेंट वाज अलाइव एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ द मैरिज ऑफ अ पिटीशन। तो वो कह रहा है कि शादी मतलब उससे पहले 2 कर रखी थी, तो क्या करेगी, 1955 आ गया ना, इसके बाद से डाइवोर्स डाल सकती कि इसकी वाइफ एक दूसरी जिंदा भी है अभी तक, अब 2 करी थी और 1 मर गई तो अलग बात है, मगर दोनों करी है अगर और अभी दोनों जिंदा है तो कोई एक डाइवोर्स मांग सकती है। ठीक है, अलाइव वाली बात लिख भी दे रहा हूँ, लिखा है कि प्रोवाइड दैट इन ईदर केस द अदर वाइफ इज अलाइव एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ पिटीशन। तो होनी चाहिए अलाइव, मर्द मरा गई तो नहीं कर सकते, सिंपल है। तो पहले तो इससे पहले तो 2-3 शादियों का चलन था, हिंदुओं में भी कर लेते थे कई लोग, तो उसके लिए यहाँ पर इन्हें रेमेडी दे दी। ठीक है, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है एक्चुअल में, दैट द हस्बैंड हैज सिंस द सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज बीन गिल्टी ऑफ रेप, सैडोमी और बेस्टियलिटी। तो अगर मान लीजिए कि रेप वगैरह, जैसे रेप, सैडोमी, है ना, बेस्टियलिटी, अगर इनसे अगर वो कन्विक्टेड हो जाता है इसमें, है ना, तो फिर उससे आप डाइवोर्स मांग सकते हो इस ग्राउंड पे। मगर ये नहीं है कि उस पर सिर्फ इल्जाम लग गया है ना, प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हुआ और आपने डाल दिया कोर्ट में, नहीं, यहाँ पर गिल्टी की बात कर रहा है, गिल्टी का मतलब कन्विक्शन की बात कर रहा है। हो सकता है कल भाई छूट कर आ जाए, न कराओ, उसमें कितना फंसाया उसे, तो एक बार कन्विक्शन होगा तब आप डाल सकते हो, मुझे इस ग्राउंड पर डाइवोर्स चाहिए। तीसरा क्या कह रहा है देखो, तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है दैट इन अ सूट अंडर सेक्शन 18 ऑफ हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, मैं इसे बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊं, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें जो कहना क्या चाह रहा है ना कि मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, ठीक है, मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है और वाइफ अलग रह रही है, और जब से डिक्री हुआ तब से 1 साल से ना कोई कोहबिटेशन नहीं है, वही 1 साल वाला सिस्टम इसमें। उसने मेंटेनेंस के सेक्शन 18 में डाला था, उसे मेंटेनेंस का ऑर्डर डिक्री हो गया है, फिर भी 1 साल से लोग साथ नहीं रह रहे, तो इस ग्राउंड पे वाइफ मांग सकती है। पूछता नहीं है वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट इसका ना ये था, सेकंड 2 का सेकंड है, रेप सैडोमी वाला पूछ लेता है, तो उसमें ध्यान रखना केस लग गया है, इंपॉर्टेंट नहीं है, गिल्टी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा देगा ना हल्का सा, बोलेगा उसके खिलाफ ऐसे ऐसे प्रोसिक्यूशन चल रहा है, क्या उसके आधार पर वो डाइवोर्स मांग सकती है, बोलना नहीं मांग सकती, गिल्टी नहीं होगा तब नहीं मांग सकती। ठीक है ना। और चौथा क्या कह रहा है, दैट हर मैरिज वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट was solemnized before she attained the age of 15 years and she has repudiated the marriage after attaining the age, but
बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 80 ईयर। 15 साल से पहले बेचारी की क्या बोलते हैं शादी हो गई थी, और 18 साल से पहले उसने उसको क्या बोलते हैं रेपुडिएट कर दिया, है ना। 18 साल के होते होते रेपुडिएट कर दिया। ये एक तरीके से आप ऑप्शन ऑफ पॉवर्टी की तरह समझो मुस्लिम लॉ में, अगर पढ़ा हो तो ये उसी तरीके से है। चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए उस दौर में चलता था काफी ज्यादा हमारे यहाँ पर। तो मान लीजिए किसी की 12 साल में शादी हो गई, 13 साल में शादी हो गई, है ना, तो उसने 18 साल तक उसको ऑप्शन दिया है कि आप उसे रेपुडिएट कर सकते हो, उस आधार पे आप क्या कर सकते हो, डाइवोर्स कर सकते हो, है ना। तो ये था आपका डाइवोर्स का। इसके बाद 13A देख लो। 13A क्या कहता है? 13A, यहाँ से 13A जो ए का सेक्शन है, यहाँ से सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस सेक्शन में क्या है ना। जैसे क्या कह रहा है, ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स। कैन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट on a petition for dissolution of marriage by decree of divorce, except in so far for the petition is founded on the ground mentioned in clause 2nd, 6th and 7th of subsection 1 of section 13, the court may, if it considers just so to do having regard to the circumstance of the case, pass state a decree for judicial separation। ये इंपॉर्टेंट है। आपको क्या दे रहा है? ऑल्टरनेटिव रिलीफ दे रहा है। क्या कह रहा है कि सीधे डाइवोर्स नहीं दे रहा है, सीधे डाइवोर्स नहीं दे रहा, वो देख रहा है, कह रहे चलो देख लेते हैं एक बार से जुडिशियल सेपरेशन की कर देते हैं, हो सकता है 1 साल में इनका दिल कर जाए भाई संग रहने का, कैसे भी शादी बच जाए, है ना, कैसे भी शादी बच जाए। तो ऑल्टरनेटिव रिलीफ भी कोर्ट चाहे तो दे सकता है। किस किस में नहीं दे सकता है कि क्लॉज 2, 6 और 7 में नहीं दे सकता। 2, 6, 7 क्या है इसका देख लो, पूछता तो नहीं है, और क्लॉज 2 है इसका कि कन्वर्ट होकर वो हिंदू से अदर रिलीजन में चला गया, है ना। और 6 क्या है कि उसने अनाउंस कर दिया, और 7 क्या है साथ से मिल नहीं रहा, उसमें कहां से वो करेगा जुडिशियल सेपरेशन। और मान लीजिए जो अडल्ट्री है, क्रूरल्टी है, इन सब मैटर्स में वो जुडिशियल सेपरेशन का भी दे सकता है, ठीक है, ऑल्टरनेटिव। 13B म्यूचुअल डाइवोर्स, है ना। म्यूचुअल डाइवोर्स 13 में हम पढ़ रहे थे, डाइवोर्स एक पार्टी या दोनों जने जाते हैं, कहते हैं भैया देखो हमारे बस की नहीं संग संग रहना, अब हमें तो फ्री कर दो, ठीक है, क्या कर दो, हमें फ्री कर दो। कोर्ट कहेगा चलो फ्री कर देते हैं, पहला वाला मोशन 6 महीने में कर लो, दूसरा 18 महीने में, जाओ उसके बाद बेफिक्र हो। देखो क्या कह रहा है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट अ पिटीशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स में बी प्रेजेंटेड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये भी कहां जाती है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएगी। बाय बोथ द पार्टीज टू मैरिज टुगेदर जाती है, whether such marriage was terminated before or after the commencement of marriage law amendment 1976 on the ground ये होगा that they have been living separately for period of 1 year or more। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज, 1 साल से अलग रहना जरूरी है, पहली चीज। इस पे भी शायद एक केस लो आया, इसमें बोला कि 1 साल ये मैंडेटरी नहीं है, कोई एक्सेप्शनल ग्राउंड पे इसे कम किया जा सकता है, ठीक है। तो 1 साल से वो अलग रह रहे हैं, और मोर दैट दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर, और हमारे बस की नहीं, हम साथ रह नहीं सकते, और हम दोनों ने म्यूचुअली हम एग्री करते हैं कि ये शादी खत्म हो जाए, ठीक है। 3 कंडीशन बताई ना, 1 साल से ज्यादा से अलग रह रहे हैं, है ना, अब हमारे बस की नहीं साथ रहना, और हम दोनों को लगता है कि ये खत्म हो जानी चाहिए, डाइवोर्स आपने फाइल कर। फिर वो कह रहा अगर ऐसा होगा तो कम से कम 6 महीने बाद पहला मोशन कराइए आप, नॉट अर्लियर देन 6 मंथ on the motion of both the parties made not earlier than, कम से कम 6 महीने बाद पहला मोशन, और 18 महीने से पहले दूसरा मोशन आप कराइए, उसके बाद डिसॉल्व की डिक्री कोर्ट आपको, ठीक है। इसमें एक केस लॉ भी आया है 6 महीने 18 महीने के मोशन पीरियड पे। एक केस है आपको पता भी होगा, अमरजीत सिंह वर्सेस हरवीन कौर, एक केस आया था 2017 का केस है ये। इसमें बोला था कि ये जो सेकंड मोशन का जो टाइम पीरियड है ना 18 महीने वाला, इसको वेव भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कि सेकंड पीरियड 18 महीने से पहले करना है तो और पहले तुम कर लो, वो वेव भी किया जा सकता है। ये एक अमरजीत सिंह वर्सेस अरविंद कौर, एक केस लो आप लिख लेना। इसमें क्या है कि वेव द पीरियड ऑफ सेकंड मोशन डिस्क्रिशनरी, और कोर्ट चाहे तो सेकंड मोशन का, अमरजीत
अमरदीप था क्या? हाँ अमरदीप, अमरदीप सिंह वैसे हरबीन कौर, ठीक है। तो म्यूचुअल 13B में है। इंपॉर्टेंट इसमें जो मतलब एक क्वेश्चन ऐसे ये बनाता है कि कहाँ जाएगी, ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगी, इंपॉर्टेंट है ये, पीटी में क्वेश्चन बनाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ग्राउंड आप समझ ही गए हो, साथ रह नहीं सकता, हमारे बस की नहीं है ना। सेक्शन 14, अभी अभी शादी हुई है, कह रहा कि 1 साल के अंदर भैया मत आना मेरे पास, 1 साल के अंदर मत आना। जो 13B में मैं आपको बता रहा था ना केस लोग 1 साल का वो टाइम लिमिट जो उसको वो किया है, कम किया, वो इसमें नहीं किया, एक्चुअली वो 14 में किया है, और उसका केस लो मैं आपको बता दूंगा, और वो 14 में किया है, जो 1 साल का केस लो है ना, इसको कम किया है। कह रहा नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, इट शैल नॉट बी कम्पिटेंट फॉर एनी कोर्ट टू एंटरटेन एनी पेटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय डिक्री ऑफ डाइवोर्स unless at the date of presentation of the petition 1 year has elapsed since the date of marriage। तो शादी के 1 साल के बाद आप उसमें कर सकते हैं। और इस 1 साल को ना उन्होंने कुछ कम किया, कम इन द सेंस डिस्क्रिशनरी किया है कि 1 साल से पहले भी आप ले सकते हो पिटीशन। उसका केस लो है, मेरे पास नहीं है, मैं आपको बता दूंगा। ये है नॉर्मली 1 साल का टाइम रखा है, और अब कोर्ट तो काफी इवॉल्व होता जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट नए नए जजमेंट लेकर आ रहा है, तो इसमें से 1 साल के पीरियड को भी एक्सेप्शनल हार्डशिप में उसने बोला है, तो कोई एक्सेप्शनल हार्डशिप है तो आप कर सकते, ठीक है ना। 15 देख लो आप, सेक्शन 15, यहाँ 14-15 से वैसे इतना नहीं पूछता, पर फिर भी पीटी का वो है तो ये आप कुछ कह नहीं सकते, पूछ लेता है कभी। कह डाइवोर्स्ड पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन, तो कॉमन सेंस कहता है कब दोबारा शादी कर सकता है, भाई तभी कर सकता है ना जब डाइवोर्स की डिक्री आ जाएगी, है ना, डिक्री आ जाए और इसकी जो अपील का टाइम है वो खत्म और हो जाए, मतलब अपील ना करी हो उसने, डिक्री आ जाए और दूसरी पार्टी ने अपील नहीं करी, तो मान लीजिए जो डाइवोर्स 30 दिन 45 दिन 90 दिन जो भी होता होगा, वो टाइम भी खत्म हो गया, आप दूसरी शादी करने के लिए फ्री हो, है ना। क्या कह रहा है, when a marriage has been dissolved by decree of divorce and either there is no right of appeal against the decree or if there is such a right of appeal the time for appealing has been expired। तो वही बताते हैं, डिक्री हो गई है या तो राइट है ही नहीं, हाँ ठीक, या तो राइट है ही नहीं या फिर राइट है तो वो अपील का टाइम निकल गया, है ना। तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप दूसरी शादी कर सकते हो। और इसमें भी एक केस लो मैं आपको बताता हूँ, सेक्शन 15 में भी एक केस लो आया है, और केस का नाम है अनुराग मित्तल, अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मित्तल। दो 2018 का केस है ये। इसमें ये बोला था कि जो अपील का पीरियड है ना, जो अपील का पीरियड है उसे खत्म होने से पहले भी शादी कर सकते हैं। उसकी जो शादी उसने कर ली थी उसको वैलिड माना था, उसमें बैलेंस किया था कोर्ट ने। हुआ क्या था इसमें, मतलब मान लीजिए मुझे नहीं पता अनुराग ने करी थी कि शैली ने करी थी, इनमें से किसी एक ने शादी कर ली थी अपील का पीरियड खत्म होने से पहले, और फिर उसने जब इसे बाद में ऑब्जेक्शन उठाया कि नहीं हमारी तो अभी शादी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अपील का पीरियड तो खत्म नहीं हुआ था, मैं तो अपील में जाती या जाता, तो दूसरी शादी को वॉइड करो आप। तो कोर्ट ने उसमें वॉइड नहीं किया था, और कोर्ट ने कहा था आप दूसरी शादी कर सकते हैं, ऐसा कुछ सर्कमस्टांस बन जाए, क्योंकि अब तो इसे शादी कर ली, उसे अगर हम वॉइड कर देंगे तो उस लेडीज का क्या होगा, आप तो वैसे भी डाइवोर्स चाह रहे थे, ठीक है। तो अनुराग मित्तल शैली मित्तल में अपील के टाइम पर भी टाइम खत्म नहीं हो पाया और उसने शादी कर ली, तो वो भी जायज ठहराई थी। उन्होंने बोला था कि अगर कुछ मतलब डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं तो फिर हम उसको भी वैलिड कर देते, ठीक है। अनुराग मित्तल वर्सेस शैली मित्तल, 15 शादी का कर सकते हो। सेक्शन 16 देख लो, कह रहा है कि लेजिटिमेसी, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है। कह रहा है कि वॉइड और वॉइडेबल शादी, जो हम 11-12 में पढ़ रहे थे, वॉइड और वॉइडेबल, उसमें जो बच्चे पैदा होते हैं वो कैसे होते हैं, ध्यान रखना, उन्हें ये लेजिटिमेट मानते हैं, है ना। वॉइड से हो चाहे वॉइडेबल से हो, बच्चे लेजिटिमेट है, पहले तो ये रट लो इसको। बच्चे कौन होते हैं, बच्चे वैध ही होते हैं, है ना। कह भी रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग दैट अ मैरिज नल एंड वॉइड अंडर सेक्शन 11 एनी चाइल्ड ऑफ सच मैरिज हु वुड हैव बीन लेजिटिमेट, वो होता अगर शादी सही होती तो शैल बी लेजिटिमेट। तो लेजिटिमेट मानता है सेक्शन 16 में, यही इंपॉर्टेंट है कि वॉइड मैरिज का बच्चे को बिना लेजिटिमेट माना है,
और एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए सपोज करो एक वॉइड मैरिज थी, ठीक है, और एच एंड डब्ल्यू के बीच में शादी हुई, एक इनके बच्चा हुआ, सन हुआ एक, ये इलेजिटिमेट मतलब क्या बोलते हैं, अब इसे यहां तो मानने लेजिटिमेट, और मान लो ये एज ए इलेजिटिमेट बच्चा हो गया, है ना। और या फिर सपोज करो कि दोनों ने शादी नहीं करी, किसी एच और डब्ल्यू का कोई बच्चा हुआ, शादी नहीं करी, इलेजिटिमेट बच्चा है, तो ये जो बच्चा है ना, ये अपने क्या बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांग सकता, है ना, एंसेस्ट्रल में नहीं मांग सकता, मगर माँ बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग सकता है। दो ही इलेजिटिमेट चाइल्ड, मगर वो अपने माँ बाप के उसमें मांग सकता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। और अगर आप पे ये किसका है डायरेक्ट, मेरे पास यूनिवर्सल का है, मेरे पास नहीं, यूनिवर्सल का मेरे पास नहीं है, सॉरी, ये किसी और का ही है, प्रोफेशनल बुक पब्लिशर का है मेरे पास। इसमें देखो मैं एक लाइन आपको पढ़कर सुना देता हूं, मेरे में लिखा हुआ है, आपके में हो तो देख लेना। कह रहा चिल्ड्रन बोर्न ऑफ वॉइड और वॉइडेबल मैरिज हेल्ड नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम इनहेरिटेंस इन एंसेस्ट्रल कुपासनरी प्रॉपर्टी बट एंटाइटल्ड टू क्लेम इनहेरिटेंस इन प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स। तो अपने माँ बाप के में वॉइड और वॉइडेबल से जो बच्चे पैदा हुए हैं ना, वो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भले ही नहीं, ठीक है, वो नहीं मांग सकते उसमें हिस्सा, उनका नहीं बनता है, और माँ बाप की प्रॉपर्टी से मांग सकते हैं। ये एक बार शायद हरियाणा में पूछा था, ठीक है, तो ये आप पॉइंट याद रखना, ठीक है। वैसे नॉर्मली उत्तराखंड नहीं पूछता ऐसे क्वेश्चन, ज्यादा पूछ लेगा कि वर्ड वर्डेबल से वो बच्चे कैसे माने जाएंगे, हम उन्हें लेजिटिमेट मानेंगे, ठीक है। 17 देख लो, बाइगेमी आपने करी है, उसकी पनिशमेंट दे रहा है ना। एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदूज सोलमनाइज आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, कह रहा क्या है, वॉइड है इफ एट द डेट ऑफ सच मैरिज ईदर पार्टी के हस्बैंड वाइफ जिंदा है, और उनको 494 के अकॉर्डिंग पेनलाइज किया जाएगा। हमने पढ़ाई है तो 494 पढ़ा हुआ हमारा। 18 कह रहा है कि आपकी एज वेज वाला कॉन्ट्रावेंशन है, या आपने सपिंडा और प्रोविडेंट रिलेशनशिप में कर ली, तब क्या है, तो कह रहा है, क्या कह रहा है देखो, इन केस ऑफ कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द कंडीशंस प्रेजेंट क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 5, क्लॉज 3 क्या था, 21 साल 18 साल, विद रिगरस इम्प्रिजनमेंट विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर, तो 2 साल की सजा है, 2 साल की सजा है, और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, याद रखना इसको, है ना। तो अगर उम्र कम है, 18 और 21 से कम है, लड़का 20 साल का शादी कर ली, 2 साल की सजा, 1 लाख का फाइन। और ये वाला क्योंकि जो आपका सपिंडा और प्रोविडेंट रिलेशनशिप को थोड़ा हल्का वो मानते हैं, तो कह रहा है कि विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड टू 1 मंथ, उसमें कह रहा है 1 महीने की सजा, है ना, और 1,000 रुपए का फाइन, 1 महीने की सजा, 1,000 रुपए फाइन, 2 साल की सजा, 1 लाख का फाइन, ठीक है। सेक्शन 18, 17 बाइगेमी, 18 आपका कॉन्ट्रावेंशन एज वगैरह को लेके, ऐसा पिंडा प्रोहिबिशन को लेके, ठीक है। 19, 20, 21 नॉट इंपॉर्टेंट, 19 ऐसे वैसे पूछता नहीं है, देखो फिर भी इसका वो पढ़ लो। कोर्ट टू विच पेटिशन शैल बी प्रेजेंटेड, कौन से कोर्ट में पिटीशन प्रेजेंट होगी, जुरिडिक्शन बता रहा है, तो कह रहा था जहां मैरिज सॉलेमनाइज्ड हुई है वहां पे हो सकता है। रिस्पोंडेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन पिटीशन रिसाइड, या रिस्पोंडेंट रहता है वहां हो सकता है ना। द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइड्स टुगेदर, जहां वो दोनों एक साथ आखिरी बार रहे वहां हो सकता है। और वाइफ का मामला है तो जहां वाइफ रहती है वहां हो सकता है। बेसिक है, शब्द का ले लिया इन्होंने, और वाइफ जहां रही है वहां हो सकता है कह के इन्होंने अलग से दे दिया है, हस्बैंड के पास वो राइट नहीं है, वाइफ के पास है, वाइफ जहां रहती है वहां कर सकती, ठीक है। इसके बाद देखो आप इसका सेक्शन 22 देख लो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये बोलता है कैमरा इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, ठीक है। क्या कह रहा है, एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट शैल बी कंडक्टेड इन कैमरा एंड इट शैल नॉट बी लॉफुल फॉर एनी पर्सन टू प्रिंट अपॉन दिस एनी मैटर रिलेशन टू एनी सच प्रोसीडिंग एक्सेप्ट अ जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट प्रिंटेड अपॉन विद द प्रीवियस परमिशन ऑफ द कोर्ट। सिंपल बोल रहा है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी इसकी। यही क्वेश्चन पूछता है कि इन कैमरा प्रोसीडिंग कहां दी है हिंदू मैरिज एक्ट में, सेक्शन 22। इन कैमरा मतलब अकेले में,
एक बार ना मेरी एक से बात हो रही थी, मैंने उससे पूछा था इन कैमरा क्या होता है, इन कैमरा प्रोसीडिंग क्या होती है। कह रहे सर उसकी वीडियोग्राफी करानी पड़ेगी। मैंने भाई बस तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। तो इसकी वीडियोग्राफी नहीं होती, इन कैमरा मीन्स अकेले में, है ना, कोई और उसे ना देखे। अच्छा क्लॉज 2 ये कह रहा है कि आपने प्रिंट और पब्लिश कर दिया बिना उसकी कोर्ट की मर्जी के, तो 1,000 का फाइन भी है। पूछता नहीं है मगर फिर भी 1,000 का फाइन है। इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए, इतना याद रखना। 22 में इन कैमरा प्रोसीडिंग, ठीक है। इसके बाद आपका 23A, जैसे वहां पर आप पढ़ रहे थे ना 13A में ऑल्टरनेटिव रिलीफ दे रहा था, ये ऑल्टरनेटिव क्लेम है ना। वो क्या है, वो था ऑल्टरनेटिव रिलीफ और जुडिशियल सेपरेशन का था, ये ऑल्टरनेटिव क्लेम है। आपने एक केस किया, दूसरा इसी में दूसरा केस करते काउंटर क्लेम की तरह। क्या कह रहा है, इन एनी प्रोसीडिंग फॉर डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, द रिस्पोंडेंट मे नॉट ओनली अपोज द रिलीफ sought on the ground of petitioner adultery, cruelty or desertion, but also make a counter claim for any relief under this act on that ground. And if the petitioner adultery, cruelty or desertion is proved, the court may give to the respondent any relief under this act to which he or she would have been entitled if he or she had presented a petition seeking such relief on that ground. सिंपल कह रहा है कि आपने मतलब कि किसी के लिए किया, दूसरा उसके लिए भी कर सकता है। आपने डाइवोर्स के लिए किया, दूसरा कॉन्जुगल राइट के लिए चला गया, काउंटर क्लेम कर दिया उसने, है ना, है कि नहीं। क्या आप कॉन्जुगल राइट के लिए दूसरे डाइवोर्स के लिए चला गया, कह सर इनका तो छोड़ा, अभी कॉन्जुगल राइट की बात कर रहे हैं, मेरे को देखो मैं कितना परेशान हूँ, मेरे को आपने डाइवोर्स दिला दो, ठीक है। तो काउंटर क्लेम कर सकते हैं, वही है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट बचेगा, है ना, ज्यादा केस होंगे नहीं, एक ही केस में काम हो जाएगा, है ना, ठीक है। 24 कह रहा है, 24-25 लास्ट दो इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके। 24 कह रहा है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसिव ऑफ प्रोसीडिंग। क्या कह रहा है कि पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस और प्रोसीडिंग का जो एक्सपेंस है वो मिलेगा। देखते क्या कह रहा है कि वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट it appears to the court that either the wife or the husband, as the case may be, has no independent income sufficient for her or his support and the necessary expenses of the proceeding, है ना, it may on the application of wife or husband order the respondent to pay to the petitioner the expenses of the proceeding. तो प्रोसीडिंग के एक्सपेंसेस भी दिलवाए जाते हैं, तो अगर लगता है कि भैया इन पर कमाई का कोई रास्ता नहीं है तो, ठीक है, तो वो भी दिलवाए जाते हैं, है ना। और मंथली, और क्या करा, एंड मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम एज हैविंग रिगार्ड टू द पिटिशनर ओन इनकम एंड द इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट इट मे सीम टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल। तो पेंडेंट लाइट क्या हो गया आपका, मेंटेनेंस हो गया, इंटरिम मेंटेनेंस की तरह मान लीजिए इसको, जो आप 125 में इंटरिम मेंटेनेंस चलाते हो ना, ये आप मेंटेनेंस पेंडेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रायल, जब तक वो केस चल रहा है, पेंडेंट लाइट का मतलब जब तक वो केस चल रहा है तब तक के लिए जो आपको मतलब के मेंटेनेंस दिलवा रहे हैं वो 24 में, ठीक है। तो 24 में दो चीजें दिला रहे हैं, कोर्स तक के लिए मेंटेनेंस और दूसरा एक्सपेंसेस ऑफ अ प्रोसीडिंग, ठीक है, दो चीजें, है ना। तो ये चीज आप 24 में आप रखिएगा। क्या है 24 में, बहुत सिंपल सी चीज है ना, बाकी तो इसकी इनकम उसकी इनकम ये तो सब देखा ही जाएगा भाई कौन कितना कमाता है, बस यही देखना है कि हाँ जी अगर एक नहीं कमा रहा तो उसको एक्सपेंसेस प्रोसीडिंग के और पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस का, ठीक है। ये 24। 25 क्या कह रहा है, परमानेंट एलिमनी। 25 क्या कह रहा है, परमानेंट एलिमनी। परमानेंट एलिमनी में एक मुश्त राशि अगर मिल जाए बात ही खत्म, एक बार लो चाहो। कह रहा है एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जुडिक्शन अंडर दिस एक्ट में at the time of passing any decree or any time subsequent thereto on application made to it for the purpose by either the wife or the husband, दोनों में से किसी भी एप्लीकेशन पर क्या कर सकता है, order that the respondent shall pay to the applicant for her or his maintenance and support some gross sum or such monthly or periodical sum for a term not exceeding the life of the applicant, है ना। तो ये भी मेंटेनेंस की बात कर रहा है। 25 में हिंदू मैरिज एक्ट में आपने डाइवोर्स फाइल किया है, आपने बोला तो मेंटेनेंस भी दिलाई है, केस रहते आपको जितना मिलेगा वो 24 में मिल जाएगा पेंडेंट लाइट में, 25 में केस खत्म होने के बाद तो एट द टाइम ऑफ डिक्री देगा, है ना, तो उतना बता देगा इतना इतना, तो या फिर क्या बोलेगा एक बार में, क्या बोलेगा
और वही ओन इनकम ये वो फलाना डिम का चार्ज बाज भी बना देगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, तो ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पूछता है परमानेंट एलिमनी का प्रोविजन कहाँ पर है। ये क्या है, बच्चों को फास्ट करने के लिए खाना बनाना है, लीव सॉरी। हाँ आप जाओ और आराम से फास्ट करो। मैं भी बस 25 हो गया, एक सेक्शन एक तो सेक्शन हो रहा है, खत्म ही करो, बाद में सुन लेना, ठीक है। तो 25 में परमानेंट एलिमनी है, वो आफ्टर द केस है, केस जब खत्म होता है तो उसके बाद के लिए मेंटेनेंस वगैरह के लिए, है ना। और क्या कह रहा है, इफ द कोड इज सेटिस्फाइड देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टांसेस, तो वो वेरी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ये सब कुछ हमें 125 में जैसे पढ़ा है ना सीआरपीसी का, ये वही सब है। और देखो तीसरा बता भी रहा है कि रीमैरिज हो गई है ना, वाइफ सी हैज नॉट रिमेन चेस्ट, है ना, तो क्या होगा, चेंज कर देगा। और हस्बैंड अगर उसने मान लीजिए सेक्सुअल इंटरकोर्स विद अनदर वुमन आउटसाइड वेडलॉक उसने अडल्ट्री कर दी है ना, तो क्या करेंगे, मॉडिफाई कर देंगे, रिसाइंड कर देंगे। ये जितने भी इसमें वो है ग्राउंड है, ये सब ग्राउंड हमने वहां भी पढ़े हैं 125 में। एक बार दोबारा शादी हो गई, बात खत्म, है ना। इफ सच पार्टी इज द वाइफ दैट शी हैज नॉट रिमेन चेस्ट, तो ठीक है, वो भी ठीक है। और तीसरा अगर वो अडल्ट्री कर रहा है। 26 कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन का प्रोविजन काफी है, पूछता नहीं कभी, इतना पूछ दे अगर कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन कहां पर है। ठीक है ना, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन 26 में कभी नहीं पूछता, इतना इंपॉर्टेंट। आगे कहीं से कर ज्यादा कुछ तो पूछता नहीं है। अपील का एक और एक चीज है, वो भी है कि अपील कितने दिन में होगी। सेक्शन इसका 28 है, सेक्शन सेक्शन 28 है जो, वो अपील का टाइम बता रहा है। लास्ट इसका क्लॉज फॉर देखोगे, एवरी अपील अंडर दिस सेक्शन शैल बी प्रेफर्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज। याद कर लो, 90 दिन में अपील जाती है हिंदू मैरिज एक्ट में, 90 दिन में, ठीक है, याद कर लेना इसको, ठीक है। और इसका एक 29 भी आप देख लो, एक 29 वैसे पूछता तो नहीं है, मगर मैं आपको एक बार बस पढ़ा देता हूँ, इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। इसमें ये होता है ना, वो एक ही गोत्र में शादी कर ली, है ना, तो वो कहते हैं कि गलत हो गया, वो गलत नहीं होता है। इसमें एक गोत्र में शादी कर सकता है, 29 बता रहा कर सकते हैं। जैसे बाहर निकाल देते हैं, ऐसे अपनी जात से बाहर, जात के बाहर शादी कर ली तो बाहर निकाल, वो सब लॉ में नहीं चलता है। 29 देखो बताएगा आपको, कह रहा है, अ मैरिज सोलमनाइट बिटवीन हिंदूज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट विच इज अदरवाइज वैलिड, है ना, shall not be deemed to be invalid or even to have been invalid by reason only of the fact that the parties thereto belongs to the same gotra or pravar or belong to different religions, caste or subdivision of the same caste। तो आप एक ही कास्ट से अलग कास्ट से बिलोंग करते हो, सब डिवीजन अलग अलग है, मतलब उसमें जो भी आपका गोत्र गोत्र का सिस्टम होता है, तो अगर मान लीजिए वो शादी आपकी हो गई थी तो वो भी वैलिड मानी जाएगी, ठीक है ना, ठीक है। ये चीज जो 29 क्लॉज बना है, बस पूछता नहीं है, मगर ध्यान दिलाने के लिए आपका ध्यान दिला दिया, कभी पूछ दे भाई साहब तो आपको पता रहे। हिंदू मैरिज एक्ट में इससे बाहर बहुत सिंपल क्वेश्चन बनाता है हिंदू मैरिज एक्ट के पहले जो 14-15 सेक्शन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप जरूर देख लेना, ठीक है। और आज इसे यही क्लास खत्म कर रहे हैं, कल फिर इसका सक्सेशन एक्ट करेंगे इसके साथ ना, इतना काफी